नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल में। भारत के इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने पिछले वीडियो में प्राग ऐतिहासिक कालीन भारत के संदर्भ में महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा की थी। आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे भारतीय इतिहास के स्रोत से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। इस पर मेरे चैनल पर आपको डिटेल वीडियो लेक्चर मिल जाएगा भारतीय इतिहास के स्रोत पर। तो आज इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे इससे रिलेटेड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, और ये जो है लगभग 2-3 पार्ट में आएगा, क्योंकि ये जो पार्ट है भारतीय इतिहास के स्रोत, ये बहुत बड़ा है और इससे काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस इससे तैयार किए हैं। तो चलिए हम लोग बिना किसी देरी के सीधे क्वेश्चंस पर चलते हैं। तो यहाँ पहला क्वेश्चन लिया हुआ है, भारतीय इतिहास के संदर्भ में श्रुति साहित्य का सही अर्थ क्या है? श्रुति साहित्य क्या बोल रहा है? भारतीय इतिहास के संदर्भ में श्रुति साहित्य का सही अर्थ क्या है, ये आपको बताना है। तो यहां पर एक शब्द आपको देखने को मिल रहा होगा, श्रुति साहित्य। तो श्रुति साहित्य क्या होता है भाई? श्रुति का मतलब होता है सुनना। ठीक है, श्रुति का क्या मतलब होता है? सुनना। और साहित्य तो साहित्य ही होता है। तो ऐसा साहित्य जो कि सुना जाता हो या फिर सुन करके उसको आगे बढ़ाया जाता हो। ठीक है, तो देखिएगा, श्रुति साहित्य किसे कहा जाता है? तो यहां श्रुति का मतलब हो गया सुनना। ठीक है, तो यहां इसका उत्तर हो जाएगा वह साहित्य जो सुनकर एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाया गया। देखिए, वैदिक कालीन भारत की जब हम लोग बात करते हैं तो शुरुआत में जो वैदिक आर्य थे उनको लिखना पढ़ना नहीं आता था। ठीक है, मतलब उनको अक्षर ज्ञान नहीं था, लेकिन उनके पास ज्ञान बहुत था। तो जो भी चीजें वो होती थी उन्हें वो क्या करते थे, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित करते थे सुन करके। जो ऋषि मुनि होते थे वो अपने ज्ञान को अपने शिष्यों को सुनाते थे, लेक्चर देते थे, बताते थे। ठीक है, और वो जो शिष्य है उसको सुनते थे और उसको कंठस्थ करते थे, याद करते थे। ठीक है, तो ये जो पूर्व वैदिक कालीन भारत था ना, उसमें ये चीज बहुत चलता था। जो हमारे ऋग्वेद हैं और भी काफी सारे जो ग्रंथ हैं ना शुरुआत के, वो सब ऐसे ही एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित किया गया, और बाद में जब लेखन कला विकसित हुई तब फिर इन चीजों को लिखा गया। ठीक है, ध्यान रखना। तो ऐसा साहित्य जिसे सुनकर एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित किया गया, उसे क्या कहा गया? श्रुति साहित्य कहा गया। बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण ये हो सकता है। श्रुति का शाब्दिक अर्थ है सुना हुआ। इस श्रेणी में वेद, ब्राह्मण, अरण्यक और उपनिषदों को शामिल किया जाता है, जिन्हें गुरुओं ने मौखिक रूप से शिष्यों को हस्तांतरित किया था। इसे अपौरुषेय भी माना जाता है। ये जो श्रुति साहित्य है ना, इसको अपौरुषेय माना जाता है। अपौरुषेय का मतलब कि इन्हें किसी व्यक्ति ने नहीं रचा है, किसी पुरुष ने इसका सृजन नहीं किया है, इसे भगवान ने बनाया है, ऐसा जो है इसको माना जाता है। तो हमारे जो वैदिक ग्रंथ है ना, खास करके जो वेद हैं, उनके लिए शब्द प्रयोग किया जाता है अपौरुषेय, अर्थात इसे किसी पुरुष ने नहीं लिखा है, इसे स्वयं देवताओं ने लिखा है, ऐसा माना जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म का सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ त्रिपिटक किस भाषा में लिखा गया है? ठीक है, तो बौद्ध धर्म का सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है त्रिपिटक। सबसे पहले तो ये आपका कंठस्थ होना है कि भाई त्रिपिटक, त्रिपिटक में 3 ग्रंथ आते हैं, सूत पिटक, अभिधम्म पिटक और विनय पिटक। ठीक है, इन तीनों ग्रंथों को मिला करके क्या कहा जाता है? त्रिपिटक। देखो, त्रि का मतलब होता है 3 और पिटक का मतलब होता है पिटारा। ठीक है, तो बौद्ध धर्म ग्रंथ सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ कौन सा है? त्रिपिटक है। सूत पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक। ध्यान रखेंगे। तो ये किस भाषा में लिखा गया है? क्या ये संस्कृत में लिखा गया है? तो देखिएगा, जो गौतम बुद्ध थे वो जो संस्कृत भाषा है, कहीं ना कहीं मतलब जो वेदों की भाषा थी ना, वैदिक आर्यों की भाषा थी, तो वो वैदिक आर्यों के विरुद्ध ही उन्होंने एक तरह का आंदोलन छेड़ रखा था। ठीक है, तो उसके बाद अगला दिया है प्राकृत भाषा, जो प्राचीन भाषा है ना, पाली भाषा और अपभ्रंश भाषा। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा पाली भाषा। तो ये जो त्रिपिटक है किस भाषा में लिखा गया है? पाली भाषा में। ठीक, ध्यान रखना। अधिकांश जो बौद्ध धर्म ग्रंथ है ना, वो इसी पाली भाषा में आपको देखने को मिलेगा। ठीक,
तो जितने भी बौद्ध धर्म ग्रंथ हैं, कुछ को छोड़ करके, लेकिन अधिकतर बौद्ध धर्म ग्रंथ जो है पाली भाषा में लिखा गया है। ध्यान रखना है आपको, अगर प्रश्न पूछा जाए कि बौद्ध धर्म किस भाषा में मिलता है, तो पाली आप लगा सकते हैं। ठीक है, तो त्रिपिटक, जिसमें पहला हो गया आपका विनय पिटक, ठीक है, सूत पिटक, अभिधम्म पिटक, बौद्ध धर्म का मूल ग्रंथ है और यह मुख्य रूप से पाली भाषा में लिखा गया है। यह भाषा उस समय आम लोगों के बीच प्रचलित थी, जिससे बुद्ध के विचारों का प्रचार आसान हुआ। जो संस्कृत थी ना, वो खास लोगों की भाषा हुआ करती थी। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, कौटिल्य, जिसे चाणक्य भी कहा जाता है, कौटिल्य द्वारा रचित प्रसिद्ध ग्रंथ अर्थशास्त्र का मुख्य विषय क्या है? तो कौटिल्य, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे और मौर्य साम्राज्य की स्थापना में इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है, कौटिल्य का। ठीक है, कौटिल्य जिनको चाणक्य भी कहा जाता है, विष्णुगुप्त भी कहा जाता है, और इनकी पुस्तक का नाम क्या है? अर्थशास्त्र। पहला चीज आपको ये ध्यान रखना है कि भाई कौटिल्य के कई नाम मिलते हैं, कौटिल्य, चाणक्य, विष्णुगुप्त, ये सब एक ही व्यक्ति के नाम है, और इनकी पुस्तक का क्या नाम है? अर्थशास्त्र। अब आते हैं क्वेश्चन पर कि भाई अर्थशास्त्र का मुख्य विषय क्या है? तो अर्थशास्त्र पुस्तक के नाम से लग रहा है कि भाई ये जो है मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था के बारे में बताता होगा, तो ऐसा सोचना बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि जो अर्थशास्त्र है ये मौर्यकालीन राजनैतिक, शासन, कला और राज्य व्यवस्था के बारे में जानकारी प्रदान करता है। ठीक है, तो हालांकि ये विशेष रूप से मौर्य काल के बारे में नहीं बताता है, ठीक है, ये बताता है कि किसी राज्य का राजनैतिक शासन कैसा होना चाहिए, राज्य व्यवस्था कैसा होना चाहिए किसी राज्य का, ये इस पुस्तक में लिखा गया है। तो एक तरह से ये जो है किसी एक राज्य विशेष के लिए न हो करके ये उस समय भारत का एक प्रकार का संविधान हम मान सकते हैं किसी भी राज्य के लिए। ठीक है, और ये विशेष करके मौर्यकालीन प्रशासनिक व्यवस्था को बताता है। तो अर्थशास्त्र में राज्य के प्रशासन, कानून, विदेश नीति, आर्थिक ढांचे और युद्ध नीति जैसे विषयों का विस्तृत वर्णन किया गया है। यह मौर्यकालीन राजनीति और अर्थव्यवस्था को जानने का एक प्रमाणिक स्रोत है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, कश्मीर के इतिहास का विस्तृत विवरण किस ग्रंथ में मिलता है? बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा भी गया है। तो कश्मीर के इतिहास का विस्तृत वर्णन किस ग्रंथ में मिलता है? तो भाई इस ग्रंथ का नाम है राजतरिंगणी। राजतरिंगणी, जो कि कश्मीर के एक व्यक्ति थे कल्हण द्वारा इसको जो है लिखा गया है, राजतरिंगणी को। ठीक है, इसमें कश्मीर के इतिहास के बारे में हमें जानकारी मिलती है, और ये जो है प्रथम ऐतिहासिक ग्रंथ के रूप में भी इसको माना जाता है। मतलब एक इतिहास की पुस्तक जिस तरह से होनी चाहिए उस तरह से इसको लिखा गया है। हर्षचरित की बात करें तो ये बाण भट्ट ने लिखा है अपने राजा हर्ष के विषय में, हर्ष का इसमें जीवन परिचय है। मुद्रा राक्षस की बात करें तो ये विशाख दत्त ने लिखा है। विक्रमांक देवचरित, इसको आप बताइए कमेंट में कि इसको किसने लिखा है। चलिए देखते हैं इसका। तो कल्हण द्वारा रचित राजतरिंगिणी 12वीं शताब्दी को 12वीं शताब्दी में ये लिखा गया था। ठीक है, राजतरिंगिणी को भारत में ऐतिहासिक घटनाओं के क्रमबद्ध लेखन का प्रथम प्रयास माना जाता है। यह कश्मीर के प्रारंभिक काल से लेकर 12वीं शताब्दी तक के इतिहास का एक विश्वसनीय स्रोत है। ठीक है, तो यहाँ क्या बोल रहा है कि कल्हण द्वारा राजतरिंगिणी को भारत में ऐतिहासिक घटनाओं के क्रमबद्ध लेखन का प्रथम प्रयास माना जाता है। जो हम इतिहास की पुस्तक देखते हैं ना, तो उसमें कोई भी चीज़ क्रमबद्ध दिया हुआ होता है। पहले हम लोग वैदिक काल पढ़ते हैं, फिर उसके बाद महाजनपद काल, बौद्ध काल, ऐसे टाइप से पढ़ते हैं ना। वैसे शुरुआत तो ये आदिमानव से होता है, फिर इतिहास जानने के स्रोत, फिर अपना सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक, तो उस टाइप का ये पहला प्रयास इसको माना जाता है। तो पहली ऐतिहासिक रचना इसको कहा जाता है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, इंडिका नामक पुस्तक का लेखक कौन था, जो मौर्यकालीन भारत का विवरण देती है। तो इंडिका एक कार भी है ना, तो गाड़ी मत समझ लेना। इंडिका नामक पुस्तक का लेखक कौन था जो कि मौर्यकालीन भारत का विवरण देती है? तो देखिएगा, मौर्य काल में एक विदेशी यात्री भारत आया हुआ था। काफी विदेशी यात्री भारत आते रहते हैं ना, अभी भी आते हैं, अभी तो हजारों लाखों की संख्या में आते हैं। ठीक, पहले भी आते थे बहुत सारे। ठीक है, हालांकि पहले जो ट्रांसपोर्टेशन था ना, यात्रा करना बड़ा मुश्किल होता था, तो बहुत सारे लोग नहीं आ पाते थे। ठीक, तो देखिएगा, जो फाहियान की बात करें तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के शासनकाल में भारत आया हुआ था, फाहियान। ठीक है, उसके बाद वेनसोंग की बात करें तो ये हर्षवर्धन
के शासनकाल में भारत आया था। मेगस्थनीज की बात करें तो ये आया था चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य जो अशोक के दादा थे, मौर्य साम्राज्य के संस्थापक थे। देखिएगा, एक आक्रमणकारी था जिसने भारत पर आक्रमण किया था, सिकंदर, अलेक्जेंडर द ग्रेट जिसको कहा जाता है। तो अलेक्जेंडर ने आक्रमण किया था और अलेक्जेंडर का एक सेनापति था सेल्यूकस निकेटर। सेल्यूकस निकेटर, जब अलेक्जेंडर की मृत्यु हो जाती है तो सेल्यूकस निकेटर जो है अलेक्जेंडर के बहुत सारे एरिया पर अपना अधिकार कर लेता है और फिर वो भारत पर भी आक्रमण करता है। और भारत में उस समय शासक था चंद्रगुप्त मौर्य। तो चंद्रगुप्त मौर्य क्या करते हैं, सेल्यूकस निकेटर को बुरी तरह से पराजित कर देते हैं और सेल्यूकस निकेटर जो है अपनी पुत्री हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से कर देता है और अपना एक राजदूत जिसका नाम था मेगस्थनीज, इसको चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा जाता है, ठीक है। तो ये जो मेगस्थनीज था, ये सेल्यूकस निकेटर के राजदूत के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार, इनकी जो राजधानी थी पाटलिपुत्र, आज का पटना, वहां पर ये आता है, काफी साल तक ये रहता है। और भारत का जो जनजीवन है, यहाँ की संस्कृति है, उसके लिए भाई नई थी ना, क्योंकि वो विदेशी था, उनके यहाँ कुछ अलग रीति रिवाज चलता रहा होगा। तो मेगस्थनीज ने यहाँ पर जो भी देखा, जैसा देखा, उसको उसने लिख लिया, ठीक है, लिख लिया। और पुस्तक का नाम रखा गया इंडिका, क्योंकि जो यूनानी लोग थे वो भारत को जो है इंडिया कहा करते थे, ठीक है। इंडिया शब्द जो है अंग्रेजों ने नहीं दिया है, यूनानियों द्वारा ये शब्द दिया गया है, ठीक है। तो इंडिया से ही जो है इसको इंडिका कहा गया, ठीक है। इंडिका, इसने पुस्तक का नाम लिखा। और एक मजे की बात ध्यान रखना कि आज के समय में मेगस्थनीज की जो इंडिका की जो मूल है ना, मूल जो प्रति है, वो उपलब्ध नहीं है, ये भी ध्यान में रखेंगे। मेगस्थनीज के बाद के जो लेखक हुए, उन्होंने मेगस्थनीज की पुस्तक के विवरण अपने पुस्तक में दिया था, तो उससे हमको इंडिका के बारे में पता चलता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो उत्तर क्या हो जाएगा, सी। तो मेगस्थनीज यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, ठीक। तो इसने अपनी पुस्तक में मौर्यकालीन समाज, प्रशासन, भूगोल और संस्कृति की जानकारी का एक महत्वपूर्ण विदेशी स्रोत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अधिकांश अशोक के अभिलेखों की लिपि क्या है? तो भाई अशोक के अभिलेखों की लिपि माफी चाहूंगा, अधिकांश अशोक के अभिलेखों की लिपि क्या थी? तो लिपि क्या होता है भाई? एक तो होता है भाषा, हम लोगों ने देखा पीछे कि बौद्ध धर्म ग्रंथ त्रिपिटक किस भाषा में लिखा गया था, तो पाली भाषा थी ना। तो लिपि, लिपि क्या होता है? तो देखिएगा, ये जो हम लोग यहाँ पर लिखा हुआ है ना, ये भी लिपि है, ठीक। बोल मैं रहा हूँ हिंदी, हिंदी बोल रहा हूँ ना, ठीक है। तो हिंदी क्या हो गई? भाषा हो गई। लेकिन इस भाषा को हम जो लिख रहे हैं, ठीक, लिख रहे हैं, एक तो होता है, ये होता है ना, ये लिपि हुआ ABCD। आपकी अलग कोई लिपि हो सकती है, कोई तेलुगु हो सकता है, चाइनीज हो सकता है, ठीक है, फ्रेंच हो सकता है, उनकी लिपियां अलग है, लिखा अलग तरह से जाता है ना। तो लिपि, तो ये कौन सी लिपि है? देवनागरी लिपि है। तो अशोक के अभिलेखों की लिपि क्या थी, ये आपको बताना। ये जो हम लिख रहे हैं ये देवनागरी है, ध्यान रखना, ठीक है। तो अशोक के अभिलेखों की लिपि हमको मिलती है ब्राह्मी लिपि, मुख्य रूप से, ठीक है। अशोक के अभिलेखों की लिपि क्या थी? तो भाई मुख्य रूप से क्या थी? ब्राह्मी थी। लेकिन अशोक के जो अभिलेख थे वो हमको ग्रीक में भी मिलते हैं, खरोष्ठी लिपि में भी मिलते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा किस लिपि में मिलते हैं? तो ब्राह्मी लिपि में मिलते हैं। तो यहां पर आपका उत्तर हो जाएगा ब्राह्मी लिपि। अशोक के अधिकांश अभिलेख ब्राह्मी लिपि और प्राकृत भाषा में लिखे गए थे। तो यहां दो चीज आपको ध्यान में रखना है। एक तो लिपि, भाई कौन सी लिपि थी? ब्राह्मी। माफी चाहूंगा। तो ब्राह्मी लिपि, ठीक। उसके बाद भाषा क्या थी? तो प्राकृत भाषा थी, ठीक है। प्राकृत भाषा, लिपि ब्राह्मी, भाषा प्राकृत। अधिकांश अभिलेखों की लिपि। पश्चिमोत्तर भारत के कुछ अभिलेखों में खरोष्टी, ग्रीक और आर्माइक लिपियों का प्रयोग भी हुआ है। ब्राह्मी लिपि को जेम्स प्रिंसेप ने 1837 में पढ़ा था। देखो, जो ब्राह्मी लिपि थी आज के देवनागरी लिपि से काफी अलग थी। तो इसको जो है काफी समय लगा इसको डिकोड करने के लिए। तो एक विद्वान थे जेम्स प्रिंसेप, तो इसने जो है 1837 में ब्राह्मी लिपि को पढ़ने में सफलता
प्राप्त की। ठीक है, तो ध्यान रखना है अशोक के अभिलेख मुख्य रूप से ब्राह्मी लिपि और प्राकृत भाषा में मिलते हैं, लेकिन पश्चिमोत्तर भारत में आज का जो पाकिस्तान वाला जो एरिया है, अफगानिस्तान वाला जो एरिया है, वहाँ से जो अभिलेख मिले हैं तो उनमें जो है खरोष्टी, ग्रीक और अरमाइक लिपियों का भी प्रयोग किया गया है। ठीक, क्योंकि उस तरफ के लोगों की भाषा बोली थोड़ी सी अलग थी। अगला है हाथी गुफा। हाथी गुम्फा अभिलेख किस शासक से संबंधित है और प्राचीन भारत के किस राजवंश की जानकारी देता है? तो हाथी गुम्फा अभिलेख, तो हाथी गुम्फा अभिलेख भाई कहाँ पर है? तो उड़ीसा में है हाथी गुम्फा अभिलेख। और उड़ीसा में एक बहुत महान शासक हुए थे खारवेल। ठीक है, तो इसी खारवेल जो कि चेदी वंश का था, इसके विषय में जानकारी मिलती है हमें हाथी गुम्फा अभिलेख से। ठीक है, यह अभिलेख उड़ीसा के भुवनेश्वर के पास, उड़ीसा की जो एक शहर है ना भुवनेश्वर, उसकी राजधानी भी है, तो उसके पास उदयगिरी पहाड़ी स्थित है, तो वहीं पर जो है ये हाथी गुम्फा अभिलेख है। इसका संबंध कलिंग के शासक खारवेल से है। यह अभिलेख खारवेल के शासन काल की विस्तृत जानकारी और उसके विजयों का विवरण प्राकृत भाषा में देता है। तो यहाँ कुछ चीज़ों को आपको नोट डाउन करना है भाई। एक चीज़ तो आपको ध्यान रखना है, उड़ीसा का पुराना नाम क्या था? कलिंग। ठीक है, उड़ीसा का पुराना नाम कलिंग। वहां पर एक यूनिवर्सिटी भी है ना, कलिंग यूनिवर्सिटी। ठीक है, उसके बाद अगला चीज ध्यान रखना है कि ये जो हाथी गुम्फा अभिलेख है ये भुवनेश्वर के निकट उदयगिरी पहाड़ी में स्थित है, जो कि खारवेल जो कि चेदी वंश का था उसके बारे में जानकारी देती है। किस भाषा में लिखा गया था? तो प्राकृत भाषा में लिखा गया था। तो ये तमाम चीजें आप लोग ध्यान में रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्राचीन भारत में सिक्कों पर लेख लिखने की परंपरा करने वाले पहले किन शासकों ने शुरू की? अच्छा हाँ, प्राचीन भारत में सिक्कों पर लेख लिखने की परंपरा सबसे पहले किन शासकों ने शुरू किया? लेख मतलब आज हम देखते हैं ना जो सिक्के हैं उनमें कुछ ना कुछ लिखा हुआ होता है, भारत सरकार, ठीक ऐसे लिखा हुआ होता है ना। और कई बार जो है किसी विशेष प्रकार का सिक्का जारी किया जाता है तो कुछ ना कुछ ऐसा लिखा हुआ होता है। अब पहले के सिक्के भी आप देखेंगे तो उसमें राजा महाराजाओं के नाम या उनकी उपाधियां लिखी जाती थी। तो ऐसे लेख लिखने की जो परंपरा है ये सबसे पहले किन शासकों ने शुरू किया था? मौर्य दिया है, गुप्त दिया है, इंडो ग्रीक दिया है, सातवाहन दिया है। तो यहाँ पर आपका उत्तर हो जाएगा हिंद यवन। देखो हमारे भारत में जो हिंद यवन है ना, मतलब विदेशी थे ये। ठीक है, विदेशियों ने काफ़ी बार आक्रमण किया और यहाँ पर उन्होंने शासन भी किया। तो वैसे ही जो इंडो ग्रीक थे ना, इंडो ग्रीक किन्हें कहा गया? जो यूनानी लोग थे, ग्रीक लोग थे। ठीक है, उन्होंने मतलब भारत पर आक्रमण किया, भारत में बस गए और फिर यहाँ पर रूल भी किया, तो उन्हें हिंद यवन कहा गया। तो उन्हीं शासकों ने यहाँ पर जो है पहली बार सिक्कों पर लेख लिखने की शुरुआत की। तो इंडो ग्रीक शासकों ने भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के जारी किए जिन पर राजाओं के नाम, तिथियां उत्कीर्ण होती थी। यह परंपरा भारतीय इतिहास में शासकों की वंशावली और कालक्रम को स्थापित करने में अत्यंत सहायक सिद्ध हुई। ठीक है, अगला देखते हैं। एहोल प्रशस्ति किस चालुक्य शासकों की विजयों का विवरण देती है? एहोल प्रशस्ति, एहोल प्रशस्ति, देखो प्रशस्ति का मतलब क्या होता है भाई? तो वही अभिलेख को ही प्रशस्ति कहा जाता है। एहोल एक जगह का नाम है जहां से एक अभिलेख प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है एहोल प्रशस्ति या एहोल अभिलेख। अगर बात करें इसके लिखने वाले की, तो एहोल प्रशस्ति को लिखा था रवि कीर्ति। रवि कीर्ति नामक एक व्यक्ति था जिसने अपने राजा के लिए यह लिखा था। तो भाई उसका राजा कौन था? तो उसका राजा था पुलकेशिन द्वितीय। ठीक है, पुलकेशिन द्वितीय के विजयों का विवरण इसमें मिलता है, पुलकेशिन द्वितीय। ठीक है, तो एहोल प्रशस्ति की रचना जैन कवि रवि कीर्ति ने की थी। ठीक है, जैन कवि रवि कीर्ति ने एहोल प्रशस्ति की रचना की थी। यह बादामी के चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय की विजयें, विशेषकर हर्षवर्धन पर उसकी विजय का विस्तृत वर्णन करती है। तो देखो हर्षवर्धन पीछे मैंने बताया था, हर्षवर्धन जिसके कवि बाणभट्ट ने हर्षचरित की रचना की थी ना, और हर्षवर्धन के समय ही वैनसोंग भारत आया हुआ था। ठीक है, तो हर्षवर्धन भारत का एक महानतम शासक था, उसने उत्तरी भारत पर अपनी सत्ता स्थापित की थी। और जब हर्षवर्धन दक्षिण भारत को जीतने के लिए दक्षिण की ओर निकलता है
तो वहां पर उसका मुकाबला होता है पुलकेशिन द्वितीय से, और पुलकेशिन द्वितीय जो है हर्षवर्धन को बुरी तरह से पराजित कर देता है। ठीक है, तो यहाँ पर यह भी कहा जाता है कि जो पुलकेशिन द्वितीय है उसने हर्षवर्धन के दक्षिण अभियान को विफल किया, दक्षिण अभियान को रोका। ठीक है, जो कि नर्मदा और ताप्ती नदी के आसपास ये जो है युद्ध लड़ा गया था। ठीक है, तो ध्यान रखना ये तमाम चीजें। और जो एहोल प्रशस्ति है इसमें बहुत सारी चीजें दी हुई है जो कि अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है। ठीक, ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एहोल प्रशस्ति में ना चलिए मैं कभी और बताऊंगा, कुछ मैं बताना चाह रहा था लेकिन थोड़ा सा बाद में ही बताऊंगा। ठीक है, मतलब एहोल प्रशस्ति के विषय में डिटेल में। चलिए अगला देखते हैं। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई से भारतीय इतिहास के किस कालखंड का ज्ञान हुआ? तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित दो प्रमुख स्थल है ना, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। तो इन दोनों की खुदाई से भारतीय इतिहास के किस कालखंड का ज्ञान हुआ, ये आपको बताना है। तो वैदिक काल भाई, सिंधु घाटी की सभ्यता जिस समय चल रही थी उस समय तो वैदिक काल का नामो निशान नहीं था, महाजनपद काल का भी नहीं था, गुप्त काल का भी नहीं था। बहुत आसान सा क्वेश्चन बना के रख दिया इसने, सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता अगर यहाँ पर दिया हुआ होता आद्य ऐतिहासिक काल, ताम्रपाषाण काल, तब थोड़ा कुछ मजा भी आता। ठीक है, चलिए देखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इन उत्खननों से, जो खुदाई है उसे उत्खनन कहा जाता है। ठीक है, इन उत्खननों से सिंधु घाटी सभ्यता नामक एक नगरीय और सुविकसित सभ्यता का पता चला, जो लगभग 2500 ईसा पूर्व की है और जिसमें भारतीय इतिहास के कालखंड को एक सहस्त्राब्दी पीछे धकेल दिया। देखिए, जब तक सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में हमें पता नहीं था ना, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में हमें कब जानकारी मिलती है? 1921 में, जब हड़प्पा की खुदाई होती है। ठीक है, उससे पहले 1921 से पहले तक ये माना जाता था कि भारत की जो प्राचीनतम सभ्यता है वो वैदिक सभ्यता है। ठीक है, वैदिक सभ्यता जो कि 1500 ईसा पूर्व से शुरू होती है। ठीक है, तो भारत की सभ्यता को ज़्यादा पुराना नहीं माना जा रहा था। वहीं उस समय तक जो है मिस्र की सभ्यता के बारे में जानकारी मिल चुका था, माया सभ्यता, चीन की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, सुमेरियन सभ्यता। ठीक है, ये काफ़ी पुरानी पुरानी सभ्यताएं थी। और भारत में क्या मालूम था कि भाई वैदिक सभ्यता, तो ये माना जा रहा था कि भारतीय सभ्यता ज़्यादा पुरानी नहीं है। वैदिक सभ्यता से पहले लोग यहाँ पर जो है पूरी तरह से आदिमानव के टाइप से रहते थे, ये माना जाता था। लेकिन सिंधु घाटी की सभ्यता के बारे में जैसे ही पता चला, पूरी दुनिया जो है दंग रह गई कि भाई भारतीय सभ्यता जिसे लोग नहीं मान रहे थे, ठीक है, मतलब ज़्यादा पुरानी नहीं मान रहे थे, तो उसके बारे में पता चला कि यहाँ तो 5000 साल पहले नगरीय सभ्यता विकसित हो चुकी थी। ठीक है, जो कि मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, चीन की सभ्यता से भी पुरानी जान पड़ी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। वेदों को अपौरुषीय क्यों कहा जाता है? भाई इसका आंसर आप लोग बताइएगा, क्योंकि मैंने पीछे आंसर दे दिया है। ठीक है, वेदों को अपौरुषीय क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन्हें कहा गया, क्योंकि इन्हें देवताओं द्वारा रचा गया, इनकी रचना ऋषियों द्वारा किया गया है। ठीक, इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इन्हें देवताओं द्वारा रचा गया माना जाता है। ठीक, ध्यान रखेंगे। तो अपौरुषीय शब्द का मतलब ऐसी कोई रचना जिसे किसी पुरुष ने नहीं रचा हो। तो अपौरुषीय का अर्थ है मनुष्य द्वारा नहीं बनाया गया। वेदों को ऐसा इसलिए माना जाता है क्योंकि वैदिक परंपरा के अनुसार वेद ऋषियों को ईश्वरीय ज्ञान के रूप में प्राप्त हुए थे, न कि उन्होंने स्वयं इनकी रचना की थी। ठीक है, तो ऐसा माना जाता है कि जो हमारे भारत के जो ऋषि मुनि थे, वैदिक कालीन ऋषि मुनि, उनको जो है ईश्वर के द्वारा वेदों का ज्ञान दिया गया और उन ऋषि मुनियों ने उस ज्ञान को अपने शिष्यों को सुनाया, फिर उन शिष्यों ने फिर अपने शिष्यों को सुनाया। तो ये चक्र जो है काफी समय तक चलता रहा, जिसे हम क्या कहते हैं? श्रुति साहित्य। जब लेखन कला विकसित हुई तब इसे लिखा गया। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। पुरातात्विक स्रोत के रूप में सिक्कों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, पुरातात्विक स्रोत के रूप में सिक्कों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? पेलियोग्राफी, एपिग्राफी, न्यूमिस्मेटिक्स। ठीक है, तो इसको क्या कहा जाएगा? पेलियोग्राफी। मैं खुद यहाँ पर गलत हो गया, माफ़ी चाहूँगा। तो इसको क्या कहा जाएगा? न्यूमिस्मेटिक्स। न्यूमिस्मेटिक। ठीक है, न्यूमिस्मेटिक्स। तो सिक्कों के अध्ययन को मुद्रा शास्त्र,
कहा जाता है। तो ये शब्द आप लोग ध्यान रखेंगे, न्यू, ठीक है, न्यूमिस्मेटिक्स, ठीक, मुद्रा शास्त्र कहा जाता है। सिक्के हमें शासकों के नाम, तिथियां, आर्थिक समृद्धि, धार्मिक विश्वास और व्यापारिक संपर्कों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी देता है। ठीक, सिक्कों से देखो सबसे पहले हमको क्या पता चलेगा, राजा के नाम के बारे में। ठीक है, राजा जो है उसमें अपना नाम लिखवाते थे, तिथि उसमें लिखवाते थे, तो इससे पता चलता है कि वो राजा जो है किस काल में रहा होगा। ठीक है, आर्थिक समृद्धि, सिक्कों से हमें आर्थिक समृद्धि भी पता चलता है। जैसे मान लो किसी राजा के सोने के ढेर सारे सिक्के मिले तो समझ जाओ कि वो राजा बहुत अमीर रहा होगा। अब किसी राजा के सोने के सिक्के कम मिलते हैं, तांबे के सिक्के, कांसे के सिक्के या फिर चांदी के सिक्के ज़्यादा मिलते हैं, मतलब आर्थिक स्थिति उतनी अच्छी नहीं थी, थोड़ा गरीब टाइप का राजा रहा होगा, ऐसा हम लोग मान के चलेंगे ना। जैसे कि गुप्त काल में सोने के सिक्के बहुत मिलते हैं, इसीलिए गुप्त काल को क्या कहा जाता है, स्वर्ण युग। ठीक है, धार्मिक विश्वास, तो सिक्कों से हमको धार्मिक विश्वास की भी जानकारी प्राप्त होती है। जो राजा महाराजा थे ना, सिक्कों में अपना नाम लिखवाते थे, अपनी तिथि लिखवाते थे, अपना चित्र भी बनवाते थे एक तरफ, और दूसरी तरफ जो है अपना जो इष्ट देवता है उसका भी चित्रांकन करवाते थे। तो इससे राजा की धार्मिक स्थिति, मतलब भाई वो किस भगवान को मानता था, ये भी हमको पता चलता है। व्यापारिक संपर्क, अब देखो किसी राजा के सिक्के कितने क्षेत्र में मिलता है, मतलब अलग अलग क्षेत्रों में मिलता है, भारत के बाहर भी अगर मिल रहा है तो ये समझा जाएगा कि भारत के बाहर के क्षेत्रों में भी उसके व्यापारिक संपर्क रहे होंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें पता चलता है। ठीक है, इसके अलावा जो है साम्राज्य कहाँ तक फैला हुआ था ये भी पता चलता है। कि मान लो जैसे गुप्त शासकों के जो सिक्के हैं लगभग लगभग पूरे भारत में मिलते हैं, जिससे पता चलता है कि पूरे भारत में उन्होंने अधिकार किया था। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, प्रयाग प्रशस्ति किस गुप्त शासक की विजयों और व्यक्तित्व का वर्णन करता है। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। प्रयाग प्रशस्ति, जिसे इलाहाबाद स्तंभ लेख भी कहा जाता है। तो प्रयाग प्रशस्ति क्या है भाई, एक स्तंभ लेख है, इलाहाबाद स्तंभ लेख इसको कहा जाता है। ठीक, प्रयाग प्रशस्ति ये पहले कौशाम्बी, इलाहाबाद के निकट एक जगह है कौशाम्बी, वहां पर था, जिसको बाद में फिर इलाहाबाद में ला करके स्थापित किया गया। ठीक है, तो चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, स्कंदगुप्त। तो भाई आसान सा क्वेश्चन है, आप लोग आराम से बता सकते हैं, समुद्रगुप्त। ठीक है, समुद्रगुप्त जिसको भारत का नेपोलियन कहा जाता है, हालांकि ये कहना बड़ा गलत होगा, क्योंकि नेपोलियन को भारत का, नेपोलियन को यूरोप का समुद्रगुप्त कहना चाहिए। चलिए जो भी है, इतिहासकारों ने इसे सिद्ध कर दिया है तो हम वही मान के चलेंगे। ठीक, तो देखते हैं इसे, इस प्रशस्ति की रचना समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हरिशेन ने की थी। ठीक है, देखो पहला चीज तो प्रयाग प्रशस्ति किस गुप्त शासक के बारे में जानकारी देता है, तो समुद्रगुप्त के विजय अभियानों के बारे में। किसने इसकी रचना की है, तो हरिशेन ने। भाई अब समुद्रगुप्त खुद जाकर के तो नहीं लिखेगा ना। ठीक है, तो हरिशेन ने इसकी रचना की थी। अब देखो हरिशेन, इससे पहले मैंने एक बताया था एहोल प्रशस्ति, जो कि पुलकेशिन द्वितीय के विजयों के बारे में जानकारी देती है, और उसकी रचना की थी उसके दरबारी कवि रवि कीर्ति ने। ठीक है, रवि कीर्ति। ठीक, अब देखो पहले क्या होता था कि जो प्रशस्ति अभिलेख होता था उसको जो लिखा जाता था ना, तो काव्यात्मक शैली में या फिर एक आकर्षक ढंग से लिखना होता है, तो उसको लिखने के लिए कोई जो कवि है, कोई लेखक टाइप का आदमी होगा, उसकी जरूरत पड़ेगी ना। ठीक है, तो वो उसे लिखता था, और ऐसा नहीं है कि पत्थर पे जाके वही लिख रहा है, उसको फिर जो कारीगर है ना वो लिखेंगे फिर। ठीक, ये भी ध्यान में रखना। ऐसा नहीं है कि भाई जो हरिशेन है उसी ने जो इसमें खोद खोद के छैनी हथौड़ी से खोदा होगा, क्योंकि अभिलेख पत्थर पे लिखा जाता था ना। ठीक, तो खोदा जाता था, तो जो कारीगर है वो उस पे काम करते थे, ये लोग बस लिखते थे। ठीक है, तो लिखने वाले का नाम भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यह संस्कृत भाषा में है, ये भी ध्यान रखेंगे, प्रयाग प्रशस्ति संस्कृत भाषा में है। समुद्रगुप्त के विस्तृत विजय अभियानों, व्यक्तिगत गुण और जो साम्राज्य विस्तार है उसका वर्णन इसमें मिलता है। ठीक है, अगला हम देखते हैं फाहियान, जो एक चीनी यात्री था, किस भारतीय शासक के शासनकाल में भारत आया था। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, पीछे मैंने शायद बताया भी था कि फाहियान चीनी यात्री था और किस शासक के समय में आया था। तो भाई चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में ये भारत आया था फाहियान। हर्षवर्धन के समय कौन आया था, तो वेनसोंग आया हुआ था। ठीक, ध्यान रखेंगे। तो फाहियान लगभग 399 ईस्वी में भारत आया और लगभग लगभग 414 ईस्वी तक रहा, 15 साल। यह बौद्ध ग्रंथों की खोज में आया था, तो ये बौद्ध रहा होगा खुद भी। ठीक है,
आने का कारण क्या था? बौद्ध ग्रंथों की खोज करना। उसने गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल के दौरान भारत की राजनीतिक और सामाजिक स्थिति का वर्णन किया। देखो, भारत में बौद्ध धर्म की स्थापना हुई, गौतम बुद्ध ने इसकी स्थापना की, और बौद्ध धर्म आगे चल करके एशिया के अन्य देशों में भी प्रसारित होता है, विशेष करके जो चीन है, जापान है, उस तरफ। तो चीन के काफ़ी सारे लोगों ने बौद्ध धर्म को अपना लिया, और वो बौद्ध धर्म के बारे में और भी बहुत कुछ जानना चाहते थे। जिस स्थान पर गौतम बुद्ध का जन्म हुआ, उन्होंने किस स्थान पर ज्ञान प्राप्त किया, इन तमाम जगहों के बारे में, ठीक है, और प्रामाणिक बौद्ध ग्रंथ वो चाहते थे। तो इसी उद्देश्य से फाहियान जो है भारत की यात्रा पर आता है। वो गौतम बुद्ध से संबंधित विभिन्न स्थलों की यात्रा करता है, और भारत में जो बौद्ध थे उनसे भी मिलता होगा, और जो प्रामाणिक बौद्ध ग्रंथ है उनकी वो खोज करता है, उन्हें वो प्राप्त करता है, और अपने साथ चीन भी लेकर के जाता है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। जैन धर्म के प्राचीनतम ग्रंथों को सामूहिक रूप से क्या कहा जाता है? तो देखो, जो बौद्ध धर्म ग्रंथ हैं उन्हें मैंने बताया त्रिपीटक कहते हैं ना। बौद्ध धर्म ग्रंथ को क्या कहते हैं? पीटक, त्रिपीटक, विनय पीटक, सूत पीटक, अभिधम्म पीटक। तो यहाँ पूछ रहा है कि जैन धर्म के प्राचीनतम ग्रंथों को सामूहिक रूप से क्या कहा जाता है? तो यहाँ ध्यान रखेंगे, जातक, सूत्र या अंग, या जातक होना चाहिए, अंग, अंग, ठीक है। जैन धर्म के मूल सिद्धांतों को समाहित करने वाले ग्रंथों को अंग कहा जाता है, ठीक है। जैन ग्रंथों को सामूहिक रूप से क्या कहते हैं? अंग, जिनकी संख्या 12 है। इनके अलावा इनके अलावा उपांग, प्रकीर्णक, छेद सूत्र आदि अन्य महत्वपूर्ण जैन ग्रंथ भी हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हर्षचरित नामक जीवनी ग्रंथ किस शासक के शासनकाल और उपलब्धियों का विस्तृत विवरण प्रस्तुत करता है? तो भाई आराम से आप लोग बता सकते हो, पीछे मैंने इसको 2-3 बार बता दिया है, ठीक है। तो हर्षचरित सबसे पहले ध्यान रखना है, रचना किसने की है? बाण भट्ट, ठीक है। हर्षचरित की रचना की है बाण भट्ट, और किसके लिए लिखा गया है, किसकी जीवनी बताता है ये? तो हर्षवर्धन की। देखो, कुछ चीज़ें ध्यान रखना जो मैंने पीछे बताया है। एक तो मैंने बताया हरिशेन, हरिशेन किसका दरबारी कवि था? समुद्रगुप्त का। रवि कीर्ति किसका दरबारी कवि था? पुलकेशिन द्वितीय का। वैसे ही बाण भट्ट हर्षवर्धन का दरबारी कवि था। आप लोगों ने जो कुछ मतलब जो इस टाइप का राजा महाराजा वाली कुछ अगर मूवी देखते हैं तो उनके खास होते हैं ना, दरबारी होते हैं, उनमें से कुछ कवि होते हैं, कुछ राइटर होते हैं। जैसे कि अगर हम अकबर की बात करें तो अकबर के दरबार में भी कई सारे अलग अलग टाइप के लोग हुआ करते थे, जैसे बीरबल, ठीक है, बीरबल होता था, मुल्ला दो प्याजी, अबुल फजल, फैजी। तो वैसे ही जो है प्राचीन भारत के राजा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, मनुस्मृति के बारे में हम लोग बात कर रहे थे। दरअसल मेरा जो माइक की जो बैटरी है वो ख चली गई थी, तो आवाज़ जो है बीच में थोड़ा सा ख़राब आ रहा था होगा, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा, ठीक है। तो मनुस्मृति मनु द्वारा लिखा गया है, और इसमें क्या जानकारी मिलती है, मतलब किससे संबंधित है? तो ये कानून और सामाजिक व्यवस्था, ठीक है, कानून और सामाजिक व्यवस्था।
तो सनातन धर्म का जो भी कानून है, सामाजिक व्यवस्था है, वो हमको मनुस्मृति में देखने को मिलती है। तो मनुस्मृति प्राचीन हिंदू धर्म में सबसे महत्वपूर्ण स्मृति है। यह सामाजिक और कानूनी नियमों का संकलन है जो समाज के विभिन्न वर्गों के लिए कर्तव्यों और नियमों का वर्णन करता है। ठीक है, तो हिंदू धर्म में जो भी नियम कानून है वो सब इसी में दिए हुए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की जानकारी के मुख्य स्रोत क्या हैं? तो इसका आंसर मैंने नीचे ही दिखा ही दिया है। तो भाई सिंधु घाटी सभ्यता की जानकारी के मुख्य स्रोत क्या है? पुरातात्विक उत्खनन और अवशेष। ठीक है, जो भी पुरातात्विक अवशेष है ना, क्योंकि यहाँ पर साहित्यिक ग्रंथ वगैरह नहीं मिलते हैं, हालांकि कुछ हमें लेख जरूर प्राप्त होते हैं लेकिन उनको अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। ठीक है, और उस समय कोई भी मतलब विदेशी यात्री का भी जिक्र हमें नहीं मिलता है। वैदिक धर्म उस समय शुरू नहीं हुआ था। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता के पुरातात्विक स्रोत जैसे कि नगरों के अवशेष, उनकी मुहरें, ठीक है, मूर्तियां, उपकरण, इससे हमको जानकारी मिलता है। ठीक है, और जो लेख मिले हैं उसको अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। भारत पर लिखी गई पहली वैज्ञानिक पुस्तक माने जाने वाली किताब किताब उल हिंद के लेखक कौन थे? तो भाई भारत के विषय में लिखी जाने वाली पहली वैज्ञानिक पुस्तक माना जाता है किताबुल हिंद को। इसका दूसरा नाम है तहकीक ए हिंद। इसके रचनाकार कौन है? तो ध्यान रखना है अल बरूनी। ठीक है, अमीर खुसरो बहुत बाद में आए, इब्न बतूता भी बाद में आए, जियाउद्दीन बरनी भी बाद में आए। ठीक है, तो अल बरूनी ने किताबुल हिंद या तहकीक ए हिंद नामक पुस्तक की रचना की थी। ठीक है, ये मोहम्मद गजनवी के साथ ये भारत आया था। अल बरूनी जो कि 11वीं शताब्दी से संबंधित था, इसने महमूद गजनवी के साथ भारत की यात्रा की थी। इसकी पुस्तक किताबुल हिंद भारतीय धर्म, विज्ञान, रीति रिवाजों और सामाजिक संरचना का एक तटस्थ और विस्तृत विवरण प्रस्तुत करती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जातक कथाएं किस धर्म से संबंधित है और किसका वर्णन करता है? जातक कथाएं, तो देखिएगा, जातक कथाओं की बात करें तो जातक कथाओं में हमको बौद्ध धर्म, गौतम बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानियों के बारे में हमको जानकारी मिलती है। इसमें लगभग 500 छोटी छोटी कहानियों का संग्रह है और इन कहानियों के माध्यम से गौतम बुद्ध के पूर्व जन्मों के बारे में जानकारी मिलती है और बौद्ध धर्म के बारे में काफ़ी कुछ जानने समझने को मिलता है। तो जातक कथाएं किससे संबंधित है भाई? बौद्ध धर्म से संबंधित है, ध्यान रखेंगे इस चीज को। जातक कथाएं बौद्ध धर्म से संबंधित है और इसमें गौतम बुद्ध के पिछले जन्मों की कहानियां संकलित है और भारत की सामाजिक सांस्कृतिक जीवन पर प्रकाश डालती है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अभिलेखों के अध्ययन को कहा जाता है? तो यहां मैंने आंसर दिखाई दिया। चलिए, अभिलेखों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो एपिग्राफी। तो इस तरह के चीजों को ध्यान में रखना है। जैसे मैंने पीछे सिक्कों के अध्ययन को बताया था। ठीक है, सिक्कों के अध्ययन को बताया था न्यूमिस्मेटिक्स। ठीक है, सिक्कों का अध्ययन, मुद्रा शास्त्र। वैसे ही अभिलेखों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? एपिग्राफी। तो ऐसे चीजों को आप ध्यान में रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, शिलालेखों, ताम्रपत्रों और मुहरों पर उत्कीर्ण लेखों के अध्ययन को पुरालेख शास्त्र, एपिग्राफी कहा जाता है। ये प्राचीन राजाओं के नाम, विजयों और प्रशासनिक आदेशों को जानने का सबसे विश्वसनीय और समकालीन स्रोत होते हैं। तो जो भी अभिलेख, लेख वगैरह है ना, तो वो एपिग्राफी में आएगा। महाभारत का प्रारंभिक नाम क्या था? महाभारत आप सभी ने देखा होगा, पढ़ा होगा। पढ़ा तो काफ़ी कम लोगों ने होगा, लेकिन देखा लगभग सभी ने होगा, या फिर कुछ लोगों ने देखा भी नहीं होगा। तो आप बिल्कुल उसको देखिएगा, तो आपको उस समय के भारत के सामाजिक सांस्कृतिक जीवन के बारे में भी जानकारी मिलेगी। तो महाभारत का जो मूल नाम था, प्रारंभिक नाम, वो महाभारत नहीं था। क्या मिलता है? तो जय संहिता। ठीक है, जय संहिता। जब इसमें श्लोकों की संख्या बहुत ज़्यादा हो गई ना, लगभग 1 लाख के आसपास इसमें श्लोकों की संख्या है, तब इसका नाम जो है जय संहिता कर दिया गया। तो महाभारत का प्रारंभिक रूप जय संहिता था, जिसमें केवल 8,000 श्लोक थे। बाद में यह बढ़ करके लगभग 24,000 श्लोक हो गया। ठीक है, और अंततः महाभारत 1 लाख श्लोक, या फिर इसी को बोला जाता है सतसहसी संहिता के रूप में भी प्रसिद्ध है। ठीक है, तो 1 लाख के करीब इसमें आज के समय में श्लोक है और लगभग गुप्त काल में इसको जो है महाभारत नाम दिया गया। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। सूत पीटक बौद्ध धर्म के किस पहलू से संबंधित है? सूत पीटक, तो देखो,
बौद्ध धर्म में मैंने 3 ग्रंथ बताए ना, सूत पीटक, विनय पीटक, अभिधम्म पीटक, ठीक है। तो उसमें से आपको सूत पीटक के बारे में बताना है कि भाई वो किस पहलू से संबंधित है। तो मठवासी नियम, बुद्ध के उपदेश और प्रवचन, दार्शनिक सिद्धांत, जातक कथाएं। तो ये इसका उत्तर ये हो जाएगा बी, बुद्ध के उपदेश और प्रवचन, ठीक है। ये किस में मिला है? सूत पीटक में। विनय पीटक में जो है ना, जो मठों में रहने वाले जो सन्यासी होते थे उनके नियमावली दी गई है विनय पीटक में। चलिए आगे देखते हैं। त्रिपिटक के 3 भागों में सूत पीटक, ठीक, में गौतम बुद्ध के मुख्य उपदेशों का संग्रह है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, मुद्रा राक्षस नाटक की रचना किसने की, जिसमें नंद वंश के पतन और चंद्रगुप्त मौर्य के उत्थान की जानकारी मिलती है। तो देखिए प्रश्न में ही कुछ जानकारी आपको मिल गई कि मुद्रा राक्षस में हमको क्या जानकारी मिलती है, नंद वंश के पतन और चंद्रगुप्त मौर्य के उत्थान की जानकारी मिलती है। नंद वंश का शासक था घनानंद, तो घनानंद को किस तरह से अपदस्थ करके चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की, इसकी जानकारी हमको मिलती है मुद्रा राक्षस से। इसका लेखक है विशाख दत्त, ठीक है। विशाख दत्त इसका लेखक है। विशाख दत्त द्वारा रचित मुद्रा राक्षस, जो कि 4वीं शताब्दी में लिखा गया था, संस्कृत भाषा में लिखा गया है, एक ऐतिहासिक नाटक है। ये किस शैली में लिखा गया है? नाटक शैली में लिखा गया है और ऐतिहासिक नाटक है, जो नंद राजा घनानंद को हटाकर चाणक्य की मदद से चंद्रगुप्त मौर्य के सत्ता में आने की कहानी का वर्णन करता है, ठीक है। ये तमाम बातें आप लोगों को ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन है, गुप्त काल के सामाजिक आर्थिक जीवन पर प्रकाश डालने वाला चीनी यात्री कौन था जो बौद्ध धर्मों की खोज में आया था? पीछे मैंने इसके बारे में जानकारी दे दी है भाई। फाहियान आया था ना, 399 ईस्वी में आया था फाहियान, जो कि 414 ईस्वी तक रहा, ठीक। तो फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत की यात्रा किया। उसने मध्य देश में एक खुशहाल, सुरक्षित और समृद्ध शासक का समाज का वर्णन किया, ठीक है, जहां लोग साधारण जीवन जीते थे। अगला क्वेश्चन है, शक शासक रुद्रदामन से संबंधित जूनागढ़ अभिलेख किस भाषा में लिखा गया है? तो देखो, शक ये विदेशी थे जो उत्तर पश्चिमी एशिया या मध्य एशिया हम कह सकते हैं, वहां से ये आए थे शक, ठीक है। और भारत में इन्होंने काफ़ी सारे एरियाज को अपने कंट्रोल में ले लिया और वहाँ पर ये रूल करते थे, ठीक है। और इन्होंने भारत की संस्कृति को भी अपना लिया था, ठीक है। यहाँ की संस्कृति, भाषा, लिपि वगैरह को भी अपना लिया था, मतलब यहीं के होकर के रह गए थे। कहा जाता है ना, भारत में जो भी आया वो यहीं का होकर के रह गया। केवल एक अंग्रेज ही थे जो यहाँ के होकर नहीं रहे, वापस चले गए, ठीक है। बाकी जो शक है, यवन है, मुस्लिम है, सब यहाँ आए, यहीं के होकर के रह गए, ठीक। तो शक शासक था रुद्रदामन। तो इससे संबंधित जूनागढ़ अभिलेख, तो जूनागढ़ जो कि गुजरात में है, वहां से एक अभिलेख प्राप्त हुआ है जिसको रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख कहा जाता है। तो ये किस भाषा में लिखा गया है भाई? तो संस्कृत भाषा में लिखा गया है। और ध्यान रखना, ये संस्कृत का पहला अभिलेख माना जाता है। इससे पुराना कोई भी संस्कृत भाषा का अभिलेख अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है। अशोक के जो अभिलेख हैं वो तो हमें प्राकृत भाषा में मिलते हैं, प्राकृत भाषा में, ठीक है। लेकिन ये संस्कृत भाषा का पहला अभिलेख था, ठीक। तो जूनागढ़ अभिलेख, जिसे गिरनार अभिलेख भी कहा जाता है, शुद्ध संस्कृत भाषा में उत्कीर्ण किया गया है। सबसे लंबा अभिलेख माना जाता है। यह रुद्रदामन की विजयों और सुदर्शन झील के जीर्णोद्धार का विवरण देता है। सुदर्शन झील, अब ये क्या चीज है भाई? तो देखो, सुदर्शन झील, इसका निर्माण करवाया था चंद्रगुप्त मौर्य ने, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य ने यहाँ पर एक झील बनवाया था और उसमें कुछ दिक्कत आ गई थी, तो रुद्रदामन ने उसमें कुछ रिपेयरिंग का काम करवाया था, तो उसका भी उल्लेख हमको यहाँ मिलता है। अगला क्वेश्चन है, सातवाहन शासक गौतमी पुत्र सातकर्णी की सफलताओं का वर्णन किस अभिलेख में मिलता है? ठीक है, तो गौतमी पुत्र सातकर्णी एक एक वंश हुआ सातवाहन वंश, ठीक है। सातवाहन वंश गुप्त शासकों के पहले ये लोग रूल करते थे, ठीक है। तो यहाँ पर एक महान शासक हुए गौतमी पुत्र सातकर्णी। तो इनकी सफलताओं के बारे में हमें कहाँ से जानकारी मिलती है? तो नासिक या फिर ना भीतरी स्तंभ लेख, इन दोनों में से कोई एक हो सकता है, ए या बी। ए नासिक प्रशस्ति, ठीक है। बाकी यहाँ जो प्रयाग प्रशस्ति है भाई, इससे तो समुद्रगुप्त की जानकारी मिलती है ना, ठीक है। तो नासिक प्रशस्ति, नासिक महाराष्ट्र में है। नासिक प्रशस्ति का नासिक प्रशस्ति का उत्कीर्णन गौतमी पुत्र सातकर्णी की माता
गौतमी बलश्री ने करवाया था। ठीक है, नासिक प्रशस्ति को किसने लिखवाया था? गौतमी पुत्र सातकर्णी की माता गौतमी बलश्री ने करवाया था। यह उसके शासनकाल और शक शासकों पर उसकी विजयों का वर्णन करता है। तो सातवाहन शासकों के समय में ना शकों ने आक्रमण किया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आरंभिक आहत सिक्कों के अध्ययन से मुख्य रूप से किसकी जानकारी मिलती है? आधुनिक आहत सिक्के। तो देखो, आहत सिक्के जिसको पंचमार्क सिक्के भी कहा जाता है। आहत सिक्के ऐसे सिक्कों को कहा जाता है जिसको ठोक पीट करके बनाया जाता था। ठीक है, ठोक पीट करके बनाया जाता था। तो इसके अध्ययन से हमें किसकी जानकारी मिलती है? तो विभिन्न धातुओं की उपलब्धता, शासकों की वंशावली, व्यापारिक नेटवर्क और अर्थव्यवस्था की शासन की धार्मिक स्थिति। ये मेरे ख्याल से इसका आंसर जो है सी होना चाहिए। चलिए चेक कर लेते हैं। हाँ, तो ये जो आहत सिक्के हैं, प्रारंभिक जो आहत सिक्के हैं, उनसे हमको व्यापारिक नेटवर्क और अर्थव्यवस्था की जानकारी मिलती है, क्योंकि इसमें किसी राजा वाजा का नाम नहीं मिलता है। आहत सिक्कों पर कोई लेख या शासक का नाम नहीं मिलता है। शुरुआती सिक्के थे तो उसको जो है ठोक पीट करके बनाया जाता था। इसमें किसी प्रकार का कोई राजा का नाम नहीं होता था, कोई तिथि नहीं होता था। ठीक है, उन पर केवल विभिन्न प्रतीक, कुछ मतलब निशान वगैरह बना दिए जाते थे, जैसे सूर्य हो गया, पेड़ हो गया, मछली हो गया। ठीक है, ये सब अंकित होते थे। ये 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के महाजनपद काल के व्यापार, सिक्का, अर्थव्यवस्था और तत्कालीन आर्थिक व्यवस्था को समझने में अ, सहायक है। मतलब कि जब महाजनपद काल चल रहा था ना, बौद्ध काल, जैन काल, तो उस टाइम पर ये सिक्के चलते थे। अगला क्वेश्चन है, बोगज कोई अभिलेख जो वैदिक देवताओं का उल्लेख करता है किस क्षेत्र से प्राप्त हुआ? बोगज कोई अभिलेख बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बोगज कोई अभिलेख जो कि लगभग 1400 ईसा पूर्व, 1400 ईसा पूर्व मतलब आज से, अभी चल रहा है 2025 ना, ठीक है, 2000 और 1400 को जोड़ दो तो होता है 3400। तो 3400 साल पहले का ये अभिलेख प्राप्त हुआ है, जिसमें वैदिक देवताओं का उल्लेख मिलता है। और ध्यान रखना, ये भारत से प्राप्त नहीं हुआ है, भारत के बाहर से प्राप्त हुआ है। कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो एशिया माइनर, एशिया माइनर तुर्की में ये स्थान है, एशिया माइनर, वहाँ से ये प्राप्त हुआ है। और इसमें जो है भारतीय चार राजा, सॉरी, भारतीय चार देवताओं का उल्लेख मिलता है, या हम बोले चार वैदिक देवताओं का उल्लेख मिलता है। इंद्र, मित्र, वरुण और नासत्य। ठीक, इंद्र, मित्र, वरुण और नासत्य, इन चार देवताओं का उल्लेख इसमें मिलता है। ठीक है, एशिया माइनर जो आज के तुर्की देश में स्थित है। ठीक है, बोगज कोई अभिलेख 1400 ईसा पूर्व बता दिया मैंने। ठीक है, इसमें वैदिक देवताओं इंद्र, वरुण, मित्र और नासत्य का उल्लेख मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमको ये पता चलता है कि जो भारतीय आर्यों के मध्य एशिया से भारत में आने के सिद्धांत को बल देता है। तो ये बोला जाता है ना कि आर्य जो है भारत से आए हैं, तो इससे ये पता चलता है कि भाई आर्य हो सकता है उस तरफ से आए हों। ठीक है, या फिर वहाँ से संपर्क रहा होगा। चलिए आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ धर्मनिरपेक्ष साहित्य की श्रेणी में आता है? धर्मनिरपेक्ष साहित्य मतलब भाई जिसका किसी धर्म से कोई संबंध न हो। ठीक है, जिसका किसी धर्म से कोई संबंध न हो। ऋग्वेद की बात करें तो भाई वैदिक धर्म से संबंधित है। दीपवंश की बात करें तो दीपवंश ये मेरे ख्याल से बौद्ध या जैन धर्म से संबंधित है। अंग जो है ये जैन धर्म से संबंधित है। अष्टाध्यायी जिसको लिखा है पाणिनि ने, ठीक है, जिसको लिखा है महर्षि पाणिनि ने, ये एक धर्मनिरपेक्ष ग्रंथ है। इसका किसी भी धर्म से कोई लेना देना नहीं है। आपका उत्तर क्या हो जाएगा? पाणिनि द्वारा रचित अष्टाध्यायी, जो संस्कृत व्याकरण का एक ग्रंथ है। ठीक है, संस्कृत व्याकरण का एक ग्रंथ है। यद्यपि यह सीधे इतिहास नहीं है, लेकिन यह मौर्य पूर्व काल के समाज, अर्थव्यवस्था और भूगोल को समझने में मदद करता है। ठीक है, इसीलिए यह धर्मनिरपेक्ष स्रोत है और ये संस्कृत व्याकरण से संबंधित है, ध्यान रखेंगे। अगला है, चीनी यात्री वेनसोंग किस शासक के शासनकाल में भारत आया था? ठीक है, वेनसोंग के बारे में भी मैंने पीछे जानकारी दी है थोड़ी बहुत, तो आप लोग बताने की कोशिश करिए। तो भाई चंद्रगुप्त मौर्य के समय में मेगास्थनीज आया था। समुद्रगुप्त और अशोक के समय किसी विदेशी यात्री की जानकारी नहीं मिलती है। हर्षवर्धन के समय में आया था वेनसोंग। ठीक है, वेनसोंग चीन से आया हुआ था। इसके आने का उद्देश्य बौद्ध धर्म ग्रंथों को खोजना ही था। देखो, चीन से जितने भी यात्री भारत आए थे ना, सब बौद्ध
स्थलों की यात्रा करना, प्रामाणिक बौद्ध ग्रंथों का संकलन करना, इस उद्देश्य से ही आते थे। तो वेनसोंग 629 ईस्वी में भारत आया और लगभग 645 ईस्वी तक भारत में रहा। ठीक है, लगभग लगभग 16 साल उसने सम्राट हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत की यात्रा की। उसका यात्रा विवरण सी यू की, इसका जो यात्रा विवरण है ना, पुस्तक का नाम सी यू की, हर्ष के समय की राजनीति, धर्म और विशेष करके बौद्ध धर्म के बारे में जानकारी देता है। ठीक है, और फाहियान की रचना अगर पूछे तो फो क्यू की। ठीक है, फो क्यू की फाहियान की रचना, और वेनसोंग की रचना सी यू की। इनकी भाषा अजीब होती नहीं है, ठीक है, उस टाइप से इनका नाम लिखा हुआ है, पुस्तक का नाम। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, पुष्यमित्र शुंग द्वारा 2 अश्वमेध यज्ञ कराए जाने की जानकारी किस अभिलेख से मिलती है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पुष्यमित्र शुंग जो मौर्य वंश का इसने अंत किया, पुष्यमित्र शुंग ने मौर्य वंश को खत्म किया और शुंग वंश की स्थापना की। ठीक है, पुष्यमित्र शुंग ने, और ये ब्राह्मण था पुष्यमित्र शुंग। तो भारत में पहला ब्राह्मण साम्राज्य स्थापित करने का श्रेय जो है पुष्यमित्र शुंग को जाता है। इसने जो है 2 बार अश्वमेध यज्ञ किए थे। अश्वमेध यज्ञ आप लोगों ने देखा होगा, रामायण में श्री रामचंद्र जी जो है अश्वमेध यज्ञ करते हैं और एक घोड़ा अश्व उसको जो है छोड़ देते हैं, फिर उनके जो पुत्र है लव कुश वो उस घोड़े को पकड़ लेते हैं, फिर उनसे उनका युद्ध होता है। ठीक है, तो अश्वमेध यज्ञ जो कि भारत के सनातन धर्म में बड़ा ही महत्वपूर्ण माना जाता है किसी राजा के लिए, खास करके किसी प्रतापी राजा के लिए। ठीक है, तो अश्वमेध यज्ञ करवाए थे पुष्यमित्र शुंग ने, एक नहीं 2 बार करवाए थे। इसकी जानकारी हमको कहाँ से मिलती है भैया? इसकी जानकारी मिलती है अयोध्या अभिलेख से। ठीक है, अयोध्या अभिलेख से। और कुछ इतिहासकारों का मानना है कि पुष्यमित्र शुंग ही राम जी थे, ऐसा माना जाता है। ठीक है, चलिए देखते हैं अयोध्या अभिलेख, जिसे धनदेय अभिलेख भी कहा जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, किस अभिलेख को धनदेय अभिलेख कहा जाता है, ऐसे पूछ सकता है ना। तो अयोध्या अभिलेख को धनदेय अभिलेख कहा जाता है। तो इसमें पता चलता है कि शुंग वंश के संस्थापक पुष्यमित्र शुंग ने अपने शासनकाल में 2 बार अश्वमेध यज्ञ करवाए। अगला क्वेश्चन है, सबसे पहले किस चीनी यात्री ने भारत की यात्रा को फुकीयुकी नामक अपनी पुस्तक में संकलित की? ठीक है, मतलब भारत की यात्रा की और अपनी यात्रा विवरण को फुकीयुकी नामक पुस्तक में संकलित किया। सीधा सीधा ये पूछ रहा है कि वह चीनी यात्री कौन था जिसने फुकीयुकी नामक पुस्तक लिखा। अभी पीछे ही मैंने बताया था आपको फुकोकी। ठीक है, रिकॉर्ड ऑफ बुद्धिस्ट किंगडम। तो भाई फाहियान जो 399 ईस्वी में आया था, 414 ईस्वी तक था चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के समय। तो फाहियान की यात्रा विवरण का नाम है फुकोकी नाम से जाना जाता है। यह गुप्त काल में भारत आया था और उसने बौद्ध धर्म से संबंधित स्थलों तथा उस समय के समाज का वर्णन किया है। अगला देखते हैं, महाजनपद काल की राजनीतिक स्थिति जानने का मुख्य साहित्यिक स्रोत क्या है? महाजनपद काल के बारे में महाजनपद काल की राजनीतिक स्थिति को जानने का मुख्य साहित्यिक स्रोत क्या है? अब देखो, महाजनपद काल जो है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में था। तो किससे इसके बारे में हमको जानकारी मिलती है? वेदों से, रामायण से, बौद्ध धर्म अंगुत्तर निकाय और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र, गुप्तकालीन नाटक। तो यहाँ पर इसका उत्तर होना चाहिए बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र। ठीक है, हाँ। तो देखो, जो 16 महाजनपद काल में 16 बड़े बड़े राज्य थे जिनको कहा जाता था 16 महाजनपद। ठीक है, 16 महाजनपद। इन 16 महाजनपदों का उल्लेख हमको मिलता है बौद्ध धर्म ग्रंथ अंगुत्तर निकाय और जैन धर्म ग्रंथ भगवती सूत्र। इन दोनों से हमको जो है 16 महाजनपदों के बारे में जानकारी मिलता है और उनके उदय से संबंधित जानकारी भी इसमें दिया हुआ है। ठीक है, तो ध्यान रखना है, आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि भाई महाजनपदों का विवरण किन ग्रंथों में मिलता है? तो अंगुत्तर निकाय जो कि बौद्ध धर्म ग्रंथ है, भगवती सूत्र जो कि जैन धर्म ग्रंथ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा पुरातात्विक स्रोत प्राचीन काल में भारतीय व्यापार और वाणिज्य की जानकारी का सर्वोत्तम माध्यम है? मतलब कि किस पुरातात्विक स्रोत से प्राचीन काल के भारतीय व्यापार और वाणिज्य की जानकारी मिलता है? स्मारक, मृदभांड, सिक्के, अभिलेख। तो भाई सिक्कों से ही जानकारी मिल सकता है ना।
ठीक है। व्यापार के बारे में सबसे अच्छी जानकारी किससे मिलेगी? सिक्कों से। तो विभिन्न धातुओं, स्थानों और समयों के सिक्कों से हमको जो है व्यापारिक मार्ग, आंतरिक और बाहरी व्यापार की मात्रा और आर्थिक समृद्धि को जानकारी मिलती है, ठीक है। अब जैसे मान लो, जैसे मैंने पीछे बताया कि किसी राजा के सिक्के बहुत मिलते हैं, तो हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि भाई वो राजा बड़ा धनाढ्य रहा होगा, उसके काल में व्यापार वाणिज्य बड़ा चलता रहा होगा। और इसके अलावा हमारे भारत में अन्य देशों के सिक्के भी प्राप्त हुए हैं, ठीक है। तो इससे क्या पता चलता है कि उस देश के लोग हमारे भारत में आकर के व्यापार करते रहे होंगे, और उनके देश में हमारे भारत के राजाओं के सिक्के प्राप्त होते हैं, तो पता चलता है कि दोनों के जो है व्यापारिक संबंध रहे होंगे, ठीक। अगला क्वेश्चन है, कालिदास द्वारा रचित मालविकाग्नि मित्रम में किस वंश के इतिहास की जानकारी मिलती है? मालविकाग्नि मित्रम, ठीक है, मालविकाग्नि मित्रम। तो देखिएगा, महाकवि कालिदास जी, जिन्होंने काफ़ी सारी रचनाएं की है, नाटक लिखे हैं, खंड काव्य लिखे हैं, महाकाव्य लिखे हैं, उन्हीं में से उनकी एक रचना है मालविकाग्नि मित्रम, ठीक है, जो कि एक नाटक है। तो इससे हमको किस वंश की जानकारी मिलती है? ठीक है, ऐतिहासिक नाटक इसको हम मान सकते हैं, जैसे पीछे मैंने मुद्रा राक्षस को बताया, जिससे विशाख दत्त ने लिखा है, जो कि एक ऐतिहासिक नाटक है जिसमें नंद वंश के पतन और मौर्य वंश के उत्थान की जानकारी मिलती है। तो वैसे ही मालविकाग्नि मित्रम से हमें किसकी जानकारी मिलती है? तो शुंग वंश में एक शासक हुए अग्निमित्र, ठीक है, शुंग वंश में एक शासक हुए अग्निमित्र, ठीक है, जो शायद मेरे ख्याल से पुष्यमित्र शुंग के पुत्र थे, ठीक है, अग्निमित्र। तो अग्निमित्र की एक प्रेमिका थी मालविका। तो मालविका और अग्निमित्र के बीच के जो भी आपसी संबंध थे, इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें, ठीक है, राजनीतिक चीजों का भी इसमें जानकारी मिलता है। कालिदास जी ने काफी सारी चीजों को इसमें समाहित किया है मालविकाग्नि मित्र में। तो मालविकाग्नि मित्रम से हमको जो है शुंग वंश के बारे में जानकारी मिलती है, और इसमें मालविका और अग्निमित्र के बारे में बताया गया है, ठीक है। चलिए, जो चीज़ें यहाँ लिखा है मैंने उसको बता दिया। तो इसमें राजनैतिक और सामाजिक गतिविधियों के बारे में भी जानकारी मिलती है। अगला है, चीनी यात्री इतसिंग मुख्य रूप से किस उद्देश्य से भारत आया था? तो भाई इतसिंग चीनी यात्री था, तो इसके आने का क्या उद्देश्य रहा होगा? पीछे मैंने बताया था, फाहियान आया था, वेनसोंग आया था, दोनों का उद्देश्य क्या था? प्रमाणिक बौद्ध ग्रंथ खोजना। तो ये जो है बौद्ध संस्थानों और नियमों का अध्ययन करने आया हुआ था, ठीक है, बौद्ध संस्थानों और नियमों का अध्ययन करने। देखो, हमारे भारत में बौद्ध धर्म की जो शुरुआत हुई, उसके बाद बौद्ध धर्म काफ़ी फला फूला, और काफ़ी सारे विश्वविद्यालय भी बने जहाँ पर अन्य विषयों के साथ साथ बौद्ध धर्म की भी शिक्षा दी जाती थी, ठीक है। जैसे विक्रमशिला विश्वविद्यालय है, एक है ना बिहार में, ठीक है। तो 7वीं शताब्दी ईस्वी में इत्सिंग भारत आया, उसने नालंदा विश्वविद्यालय, अच्छा हाँ, एक नालंदा विश्वविद्यालय भी है, ठीक है। बिहार में जो ज़्यादा फेमस है नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय, और पीछे जाएं चाणक्य के समय में तो तक्षशिला विश्वविद्यालय के बारे में जानकारी मिलती है। तो जो इत्सिंग है ये आया था नालंदा और विक्रमशिला जैसे प्रसिद्ध बौद्ध विश्वविद्यालयों का अध्ययन करने के लिए, यहाँ पर अध्ययन करने आया था ये, नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय, ठीक है। तो ये जो है बौद्ध भिक्षुओं के नियमों और उनके रीति रिवाजों को जानना चाहता था, और उसने उनको लिखा भी कि चूंकि भारत से बौद्ध धर्म चीन में गया था ना, तो काफ़ी सारी चीज़ें थोड़ी सी मॉडिफाई हो गई होगी, तो मूल बौद्ध किस तरह से रहते हैं वो सारी चीज़ों को जानने समझने में इनकी काफ़ी रुचि थी चीनियों की। अगला क्वेश्चन है, परिशिष्ट वर्मन नामक जैन ग्रंथ, सॉरी परिशिष्ट पर्वन, मैंने वर्मन बोला, परिशिष्ट पर्वन नामक जैन ग्रंथ का संबंध मुख्य रूप से किससे है? परिशिष्ट पर्वन नामक जैन ग्रंथ का संबंध मुख्य रूप से किससे है? तो भाई ये जो है चंद्रगुप्त मौर्य के जैन धर्म अपनाने की कहानी, परिशिष्ट पर्वन, ध्यान रखेंगे, परिशिष्ट पर्वन का संबंध चंद्रगुप्त मौर्य के जैन धर्म अपनाने की कहानी से संबंधित है। देखो, जिस समय भारत में बौद्ध धर्म जैन धर्म चल रहा था ना, तो उसी समय फिर मौर्य वंश की भी स्थापना होती है। तो बहुत सारे जो राजा महाराजा थे वो जैन धर्म की ओर जा रहे थे, मौर्य बौद्ध धर्म की ओर जा रहे थे, अपने वैदिक धर्म को छोड़ करके, ठीक है। चलिए देखते हैं, परिशिष्ट पर्वन इसकी रचना की थी हेमचंद्र, हेमचंद्र नामक एक जैन साधु रहे होंगे, तो उन्होंने जो है परिशिष्ट पर्वन नामक ग्रंथ की रचना की थी।
इसमें जैन धर्म के प्रमुख व्यक्तियों की कथाएं हैं। यह विशेष रूप से चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल के अंत में जैन धर्म स्वीकार करने और श्रवण बेलगोला जाने का विवरण देता है। ठीक है, जो चंद्रगुप्त मौर्य थे ना, वो श्रवण बेलगोला जो कि कर्नाटक में है, ठीक है, कर्नाटक दक्षिण भारत में ना, वहां पर है श्रवण बेलगोला। यहां पर जाकर के चंद्रगुप्त मौर्य ने संलेखना विधि से अपना देह त्यागा था। ठीक है, तो ये सारी जानकारी हमको कहाँ मिलती है? परिशिष्ट परवन में। अगला है मंदिरों और मूर्तियों जैसे स्मारक स्रोत किस प्रकार की जानकारी प्रदान करते हैं? मंदिर और जो मूर्तियां हैं, मंदिर हो गया, मूर्ति हो गया, इस टाइप के जो भी स्मारक हैं वो किस प्रकार की जानकारी प्रदान करते हैं? तो क्या केवल धार्मिक जानकारी देते हैं या केवल शासकों के बारे में बताते हैं? कला, स्थापत्य, धार्मिक विश्वास और सामाजिक जीवन। तो यहाँ पर आप बड़ी आसानी से इसको आंसर कर सकते हैं। सबसे पहले तो भाई ये कला के बारे में बताएगा, स्थापत्य के बारे में, धार्मिक विश्वास, सामाजिक जीवन। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा सी। तो जो मंदिर हैं, मूर्तियां हैं, स्मारक हैं, जो भवन वगैरह मिलते हैं ना, तो वो खाली धर्म के बारे में नहीं बताता है, वो उस समय की कला, कि भाई कला कैसी थी, ठीक है, धार्मिक विश्वास के बारे में तो बताता ही बताता है, साथ ही साथ सामाजिक जीवन, सांस्कृतिक जीवन, इन चीज़ों के बारे में भी जानकारी देता है। साथ ही उस समय के जो राजा महाराजा थे उनकी धार्मिक आस्था कैसी रही ये भी बताता है। ठीक, आगे देखते हैं। संस्कृत भाषा में अभिधम्म पीटक के रूपांतरण अभिधम्म कोश की रचना किसने की? तो देखो, जो अभिधम्म पीटक था ये मूल रूप से पाली भाषा में लिखा गया था। ठीक है, मैंने बताया कि जो त्रिपीटक है, अभिधम्म पीटक, सूत पीटक, विनय पीटक, ये पाली भाषा में लिखा गया। बौद्ध धर्म ग्रंथ अधिकांश पाली भाषा में ही लिखा गया था। तो इसका जो है संस्कृत में अनुवाद किया गया, रूपांतरण किया गया, नाम दिया गया अभिधम्म घोष। ठीक है, तो किसने किया था भाई ये? तो ये किया था, चलिए आंसर देख ही लेते, वसुबंधु। ठीक है, वसुबंधु। वसुबंधु चौथी पांचवी शताब्दी में इसको जो है संस्कृत भाषा में इसने अनुवाद किया और नाम क्या रखा? अभिधम्म घोष। ठीक है, अभिधम्म कोश, माफी चाहूंगा, घोष नहीं, अभिधम्म कोश बौद्ध धर्म के धार्मिक पहलुओं का संस्कृत में एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। ठीक है, जो महायान बौद्ध धर्म के विचारों को समझने में सहायक है। बौद्ध धर्म ग्रंथ हीनयान, महायान, वज्रयान, इन भागों में बटा हुआ है। अगला देखते हैं। सुदर्शन झील का निर्माण, जीर्णोद्धार और उससे संबंधित शासकों का उल्लेख किस अभिलेख में मिलता है? मैंने पीछे बताया था सुदर्शन झील के बारे में कि भाई सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। ठीक है, और आगे चल करके रुद्रदामन जो शक शासक था उसने जो है सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार करवाया। ठीक है, तो यहाँ दो नाम मिलेंगे, एक तो चंद्रगुप्त मौर्य, दूसरा रुद्रदामन। ठीक है, तो इसके बारे में हमको किस अभिलेख से जानकारी मिलती है? तो गिरनार अभिलेख, जिसको नाम जानते हैं हम जूनागढ़ अभिलेख से। ठीक है, जूनागढ़ जो कि गुजरात में है। तो जूनागढ़ अभिलेख जो कि संस्कृत भाषा में लिखा गया है, जिससे रुद्रदामन के बारे में जानकारी मिलता है, साथ ही साथ सुदर्शन झील के बारे में भी जानकारी मिलता है। ठीक है, अच्छा, यहाँ पर कुछ चीज़ें और ध्यान रखना कि जो सुदर्शन झील है इसका निर्माण करवाया था चंद्रगुप्त मौर्य के कहने पर उसके एक गवर्नर ने। उसके गवर्नर का जो नाम था शायद पुष्यगुप्त, कुछ नाम मिलता है चंद्रगुप्त मौर्य के गवर्नर, जो गुजरात तरफ का प्रांतपति था। ठीक है, पुष्यगुप्त शायद उसका नाम था। उसका जीर्णोद्धार करवाया रुद्रदामन ने। आगे चल करके एक गुप्त शासक हुआ स्कंदगुप्त। ठीक है, गुप्त शासक हुआ स्कंदगुप्त, इसने भी जो है इसका रिनोवेशन करवाया था, रिपेयरिंग। आगे देखते हैं। वह कौन सा विदेशी यात्री था जिसने मेगालो मेगालोपो सॉरी माफी चाहूंगा मेगालोपोलिस महानगरीय शहर कहकर पाटलिपुत्र का विस्तृत विवरण दिया है। मतलब कि उस विदेशी यात्री का नाम बताना है जिसने पाटलिपुत्र, जो आधुनिक पटना है ना, उसको महानगरीय शहर कहा, महानगर कहा। ठीक है, किसने कहा भाई? वेनसोंग, फाहियान, मेगस्थनीज, अलबरूनी। तो यहाँ मेगस्थनीज हो सकता है, लेकिन मुझे थोड़ा सा डाउट है, मेगस्थनीज ही है। ठीक है, मेगस्थनीज ने ही अपनी पुस्तिका इंडिका में मौर्य साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र को एक विशाल और भव्य नगर के रूप में वर्णित किया है, मेगालोपोलिस। ठीक है,
के रूप में वर्णित किया है, जिसमें 64 द्वार और 570 बुर्ज थे। द्वार मतलब 64 उसके प्रवेश द्वार उसने लिखे हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इंडो रोमन व्यापार के बारे में सबसे महत्वपूर्ण पुरातात्विक साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होता है? इंडो रोमन, इंडो मतलब इंडिया, रोमन मतलब रोमन साम्राज्य, ठीक है। भारत और रोम के बीच व्यापार होता था प्राचीन काल में, ठीक है। तो इसके बारे में जो पुरातात्विक साक्ष्य है वो कहाँ से प्राप्त हुआ है? कालीबंगा, लोथल, अरिका मेड्डू या फिर हस्तिनापुर? तो इसका आंसर होगा अरिका मेड्डू। अरिका अरिका मेड्डू। अरिका मेड्डू जो कि दक्षिण भारत का एक नगर है, ठीक है। अरिका मेड्डू पुंडुचेरी के पास है, एक तटीय स्थल है जहां पर रोमन रोमन एम्फोरा, जार, रोमन लैंप और अन्य रोमन व्यापारिक वस्तुएं बड़ी संख्या में मिली है, जो ईसा की आरंभिक शताब्दियों में भारत और रोम के बीच पश्चिमी व्यापारिक संबंधों को दर्शाता है। तो देखो, भारत का जो है रोम के साथ प्राचीन समय में व्यापारिक संबंध था, तो इसकी जानकारी हमको अरिका मेड्डू से मिलती है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। किस वेद में, अगला क्वेश्चन है, किस वेद में सभा और समिति नामक दो राजनैतिक संस्थाओं का उल्लेख है जो राजा पर नियंत्रण रखती थी? देखो, प्राचीन वैदिक काल में जो राजा होता था ना, उस पर प्रजा का पूरा नियंत्रण होता था। इसके लिए दो समितियों का दो संस्थाओं का जिक्र मिलता है, एक सभा, दूसरी समिति। तो ये दोनों समितियां, ये दोनों जो संगठन है, सभा और समिति, दोनों जो है राजा पर नियंत्रण रखती थी। तो इसकी जानकारी हमको कहाँ से मिलती है भाई? अथर्ववेद, सॉरी, ऋग्वेद से इसकी जानकारी मिलती है, ठीक है। ऋग्वेद और अथर्ववेद में भी इसकी जानकारी है, ठीक है। ऋग्वेद और अथर्ववेद, विशेष रूप से ऋग्वेद, ठीक है। तो ऋग्वेद में सभा और समिति को राजा की शक्ति पर नियंत्रण रखने वाली महत्वपूर्ण लोकतांत्रिक संस्थाओं के रूप में वर्णित किया गया है, जिससे प्रारंभिक वैदिक काल की राजनीतिक व्यवस्था की जानकारी मिलती है। आज के समय में हम अपनी सरकार पर नियंत्रण नहीं रख पाते हैं ना, ठीक है। उस समय पे राजा पे नियंत्रण रखने का पूरा जो है सिस्टम बना हुआ था। चलिए आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख सती प्रथा के प्रथम अभिलेखीय साक्ष्य को दर्शाता है? सती प्रथा, सती प्रथा क्या है भाई? पहले क्या होता था, किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती थी ना, तो उसकी पत्नी को भी उसके साथ जिंदा जला दिया जाता था। मतलब विधवा विवाह तो होता नहीं था, ठीक है। विधवा का जीवन बड़ा कष्टमय होता था और विधवा को कोई रखना नहीं चाहता था, कोई रखना नहीं चाहता था, मतलब न तो ससुराल पक्ष और ना ही उस स्त्री के मायके वाले, घर वाले, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में लोग बोलते थे जला दो। तो धीरे धीरे ये परंपरा बन गई और महिलाएं खुद जो है स्वेच्छा से सती होने लगी, क्योंकि उनको मालूम है अगर वो जीवित रहेंगी तो उनका जीवन जो है एकदम नरकमय हो जाएगा। उससे अच्छा वो सती हो जाए, जल करके मर जाएं, तो कम से कम उनका नाम भी होगा, ठीक है। तो सती प्रथा जो है ये काफी समय तक चलती रही। आधुनिक भारत में भी देखने को मिलता है। राजा राममोहन राय के बारे में आपने सुना होगा, बताऊंगा आगे में, ठीक है। तो हमें सती प्रथा के विषय में कहां से जानकारी मिलती है? तो भाई एरण अभिलेख, ठीक है। एरण अभिलेख लगभग 510 ईस्वी के आसपास का एरण अभिलेख है, ठीक है। तो एरण अभिलेख जो कि 510 ईस्वी में भानुगुप्त, एक गुप्त शासक हुआ भानुगुप्त, उसके द्वारा जारी करवाया गया था एरण अभिलेख, ठीक है, 510 ईस्वी में। तो इसमें भानुगुप्त का एक सामंत था, गोपराज। भानुगुप्त का एक सामंत था, सेनापति था, गोपराज। उसकी मृत्यु हो जाती है और उसकी मृत्यु के साथ उसकी पत्नी के सती होने का उल्लेख इसमें दिया हुआ है। तो पहला अभिलेखीय साक्ष्य हमको जो है यहां मिलता है सती प्रथा का। अगला दिया है, अभिधम्म पीटक बौद्ध धर्म के किस पहलू से संबंधित है? अभिधम्म पीटक, अभिधम्म पीटक दार्शनिक व्याख्या और सिद्धांत, बुद्ध के उपदेश, ये तो हमको सूत पीटक में मिलता है। मठवासी नियम, ये विनय पीटक में मिलता है। बुद्ध के पूर्व जन्म, ये हमको मिलता है जातक कथाओं में। तो यहाँ पर आपका उत्तर हो जाएगा दार्शनिक व्याख्या और सिद्धांत, मतलब बौद्ध धर्म की दार्शनिक व्याख्या और सिद्धांत, ठीक है। तो इस तरह से आपको जो है आंसर करना है, क्योंकि देखिए यहाँ पर मैंने 3 चीजें आपको पहले बता दिया था ना, तो चौथी चीज नहीं बताई थी, तो आपको आंसर ऐसे निकालने की कोशिश करना है। चलिए, तो त्रिपीटक का तीसरा भाग है अभिधम्म पीटक, जो कि बौद्ध धर्म के सिद्धांतों की धार्मिक और मनोवैज्ञानिक व्याख्या से संबंधित है, ठीक। अगला क्वेश्चन है 47वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी कृति दक्षिण भारत के चोल शासकों की प्रशासनिक व्यवस्था पर प्रकाश डालती है? ठीक है,
निम्नलिखित में से कौन सी रचना दक्षिण भारत के चोल शासकों की प्रशासनिक व्यवस्था पर प्रकाश डालती है? चोल शासक दक्षिण भारत में शासन करते थे। तो भाई बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन, राजतरंगिणी कश्मीर का इतिहास बताती है। ठीक है, मुद्रा राक्षस ये नंद वंश के पतन और मौर्य वंश के उत्थान की जानकारी देती है। हर्षचरित हर्षवर्धन के बारे में बताती है। ठीक है, तो यहाँ बच गया संगम साहित्य। तो यही संगम साहित्य जो है दक्षिण भारत में चोलों के राजनैतिक, प्रशासनिक और जो भी इनकी विजयें हैं, सामाजिक सांस्कृतिक सब चीज़ों के बारे में जानकारी देती है संगम साहित्य। ठीक है, संगम साहित्य जो कि लगभग 300 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी के बीच लिखा गया था। तो इसमें प्रारंभिक चोल शासकों का इतिहास जानने को मिलता है। चोल के साथ जो है पांड्य हो गए, चेर हो गए, इनके बारे में भी जानकारी मिलता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यवनिका शब्द का प्रयोग भारतीय नाटकों में यूनानियों से किस संपर्क को दर्शाता है? यवनिका, यवनिका जो पर्दा है ना, आज के समय में जो हम पर्दे यूज करते हैं उसको यवनिका कहा गया है। ठीक है, तो इसका प्रयोग जो है भारतीय नाटकों में यूनानियों से किस संपर्क को दर्शाता है? तो यवनिका शब्द जो है यूनान से आया है। तो भाई इसका प्रयोग जो है हमारे भारत में भी होने लगा। तो किस संपर्क को दिखाता है? कला और रंगमंच। ठीक है, कला और रंगमंच। भारत में भी जो है नाटक वाटक होने लगे। देखो जैसे मुद्रा राक्षस विशाख दत्त ने लिखा। ठीक है, कालिदास जी ने बहुत सारी नाटकों की रचना की थी। वैसे भी और बहुत सारे नाटककार थे। और उस समय जो है ना नाटक मनोरंजन का एक महत्वपूर्ण साधन हुआ करता था। हमारे छत्तीसगढ़ के सरगुजा में एक प्राचीन कालीन ऑडिटोरियम भी मिला हुआ है ना, एक रंगमंच मिला हुआ है ऑडिटोरियम। ठीक है, जहाँ पर महाकवि कालिदास जैसे लेखकों के नाटकों का मंचन होता रहा होगा। महाकवि कालिदास जी खुद सरगुजा आए हुए थे और वहाँ रह करके उन्होंने अपनी एक रचना भी लिखी, मेघदूतम। ठीक है, तो नाटकों का बड़ा महत्व था। और नाटक जब होता है ना तो पर्दा उठता है, पर्दा गिरता है। आप लोगों ने सुना होगा, पर्दा बंद रहता है, फिर जैसे ही नाटक शुरू होता है पर्दा खुलता है ना, तो उसको यवनिका कहा जाता है, जो कि यूनानियों से आया है। और कहीं ना कहीं ये जो नाटक वाली जो चीज़ है ये भी यूनानियों से आया होगा। ठीक है, तो यवनिका शब्द यूनानी प्रभाव को दर्शाता है। भारतीय रंगमंच में पर्दे का उपयोग यूनानी नाटकों से लिया गया माना जाता है, जो कला और संस्कृति में यूनानी भारतीय संपर्क का एक पुरातात्विक स्रोत है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गुप्त काल को स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है? इसकी जानकारी देने वाला प्राथमिक स्रोत क्या है? ठीक है, गुप्त काल को स्वर्ण काल कहा जाता है ना, स्वर्ण युग कहा जाता है, क्यों कहा जाता है? ठीक है, तो केवल यूरोपीय इतिहासकारों के मत। ठीक है, फाहियान का विवरण और गुप्त शासकों के सोने के सिक्के केवल साहित्यिक नाटक, अशोक के अभिलेख। इसका उत्तर हो जाएगा बी। फाहियान का विवरण और गुप्त शासकों के सोने के सिक्कों के आधार पर इसे जो है स्वर्ण काल कहा जाता है। ठीक है, फाहियान का जो विवरण, फाहियान ने अपनी रचना फूको की में गुप्त काल के बारे में काफ़ी कुछ लिखा है कि इस समय जो है राजा कैसा था, समाज कैसा था, संस्कृति कैसी थी। ठीक है, उसके आधार पर प्लस गुप्त शासकों के ढेर सारे सोने के सिक्के प्राप्त हुए हैं। तो इससे पता चलता है कि वो काल जो है काफ़ी आर्थिक रूप से समृद्ध रहा होगा, लोग काफ़ी अमीर रहे होंगे। और इसी काल में जो है साहित्य सृजन भी बहुत हुआ और ऐसे ऐसे साहित्य लिखे गए हैं जिसके लिए राज्य का स्थिर रहना अनिवार्य होता है। ठीक है, जैसे महाकवि कालिदास जी ने अपनी नाटकों की रचना इसी समय की। वात्स्यायन की जो रचनाएं हैं ना, कामसूत्र जैसी रचनाएं, उसके बाद चिकित्सा संबंधी ग्रंथ इसी समय लिखे गए थे। ठीक है, तो लोगों को जो है सोचने समझने विचारने की स्वतंत्रता रही होगी, तभी तो उन्होंने ये सारी चीज़ें लिखी है ना, सारी चीज़ें करी है। ठीक है, तो फाहियान के विवरण में देश की शांति, समृद्धि, सुशासन का वर्णन है। साथ ही बड़ी संख्या में जारी किए गए उच्च शुद्धता वाले गुप्तकालीन सोने के सिक्के इस काल की आर्थिक संपन्नता को प्रमाणित करते हैं, जिससे इसे स्वर्ण युग कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है जो कि इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन होगा, वेदांग क्या है और उनका मुख्य उद्देश्य क्या है? वेदांग, तो वेदांग क्या है भाई? वेदों के 4 मुख्य भाग, वेदों को ठीक से समझने और उच्चारण करने में सहायक ग्रंथ, वेदों के दार्शनिक उपदेश। तो इसका उत्तर हो जाएगा बी, वेदों को ठीक से समझने और उच्चारण करने में सहायक।
तो देखो वेदों की जो भाषा है वो बड़ी मतलब जटिल है, हर किसी के समझने से परे है। तो उसको आसान करने के लिए जो है आगे चलकर वेदांग लिखे गए जिसको ठीक से समझा जा सके, उच्चारण किया जा सके। ठीक है। तो वेदांग की संख्या 6 बताई गई है। ठीक है, टोटल 6 वेदांग हैं। पहला है शिक्षा, दूसरा है कल्प, तीसरा है व्याकरण, चौथा है निरुक्त, पांचवा है छंद, छठवां है ज्योतिष। ठीक है, तो इस तरह से जो है 6 वेदांग है। तो वेदांग में दिया क्या है? तो वेदों के सही उच्चारण, कर्मकांड और अर्थ को समझने में सहायक होती हैं वेदांग। तो इसी के साथ आज के जो क्वेश्चंस हैं यहीं पर समाप्त होते हैं। आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपसे कितने क्वेश्चन सॉल्व हुए हैं। किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा ताकि मैं उसको सॉल्व कर सकूं। इसके अलावा आपके जो भी सुझाव हैं वो मुझे ज़रूर बताइएगा। और अभी तक आप लोगों ने अगर मेरे चैनल पर हिस्ट्री से रिलेटेड डिटेल वीडियो लेक्चर नहीं देखा है तो आप पहले उसको देखिएगा। और किसी नए टॉपिक पर अगर आपको वीडियो चाहिए, कोई टॉपिक छूट गया है मेरे चैनल पर तो वो भी आप ज़रूर बताइएगा, मैं कोशिश करूंगा उस पर वीडियो बनाने की। वीडियो को जितना हो सके आप उतना शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।